बाकी लोगों का क्या, आप लोग ऑन करो। तुम लोगों का मार्क क्यों ले लूं? नो मैम अभी नहीं। हाँ या ना? नहीं, नो मैम। सब तो इतनी बार पढ़े हैं, सब तो रिवाइज भी हो चुका है। अब तो सबका अच्छा मार्क्स आना चाहिए। रैंडम भी लिया जा सकता है। यस मैम, ले लीजिए मैम, MRQ ले लीजिए। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट डे। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट डे सबका मार्क्स 20 अप्रॉक्स आना चाहिए। मैम कितने में? 20 में 20। मैम ग्रुप वाइज लीजिएगा। मैम 30 ला देंगे 20 में। तो आप पर डिपेंड करता है। अच्छी बात है। चलो ठीक है, आज तो रिग्रेशन नया टर्म पढ़ते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन वर्ड सुने हैं कहीं सिलेबस के? नो मैम। नो मैम। कोरिलेशन सुना था पहले? यस मैम। अच्छा, कहाँ सुने थे बताइए तो? 11 में मैम। 9-10 में सुने थे मैम। 10th में पढ़ा था कोरिलेशन। यस मैम। 11th में पढ़े थे मैम। 11th में कौन से बोर्ड? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। यस मैम। चलिए तब पढ़ सकते हैं, और हो सकता है जिनका ICSE बोर्ड हो वो मैथ्स पढ़े हो। मैम RD शर्मा में था मैम हम लोग नहीं पढ़े थे। कुछ लोगों का होगा, सबका नहीं होगा, सबका नहीं होगा। मैम पढ़े थे CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड, CBSE RD में था। शर्मा में था मैम सर। चलो, रिग्रेशन कोरिलेशन दोनों शायद था, लेकिन अभी हम लोग रिग्रेशन देखते हैं। कोरिलेशन तो क्लियर है, कोरिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बताओ। थ्योरी पूरा डिटेल में भेज दीजिएगा, और डिटेल में, क्योंकि थ्योरी ये ज्यादा पूछता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकलवाए। हाँ, क्या क्या पूछता है ज्यादा? थ्योरी सबसे ज्यादा पूछता है। थ्योरी पूछ रहा है। थ्योरी ही पूछ रहा है। जब हम थ्योरी पढ़ाना शुरू करते थे तो सबको लगता था ये क्या हो रहा है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, मैथ्स बनवाइए। आप ही लोगों का था ना डिमांड? मैम क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो थ्योरी के साथ पूछ रहा है मैम। यही तो मेरा, सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन देखा ही नहीं था ना, तभी मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन तभी आएगा, वैसा ही आएगा क्वेश्चन जिसमें थ्योरी को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यही आता है स्टैंडर्ड, वो वही तरीका है। ठीक है, तो देख लियो, आइडिया मिल गया है। थ्योरी पढ़ना है, जरूरी है थ्योरी पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चंस उसके बेसिस पे होता है, जितना भी लॉजिक है वो सारा थ्योरी पे बेस्ड है। तो डेराइवेशन, थोड़ा बहुत पोर्शन, उसका न्यूमेरिकल जो भी टर्म्स आता है, जो इक्वेशन है, वो सब कुछ वही रहेगा, बस उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। कितने साल का क्वेश्चन है आप लोगों के पास? सिर्फ 1 साल का है। साल का मैम। बस एक ही है? 2 होना चाहिए कम से कम ना। ये तो पता चला मैम कि 40 नंबर का होता है, सिलेबस में दिया है 25 नंबर का। ऐसा क्यों किया है? अब क्या पता मैम, दिया हुआ था 5 क्वेश्चन। और क्वेश्चन अभी है आप लोगों के पास? शेयर करो तो। 20 नंबर का है यार प्रेम कुंज। क्वेश्चन शेयर करो तो। करते हैं, करो अभी ना, वो क्वेश्चन सेंड कर दो। ग्रुप में भेजो, या फिर मुझे ही शेयर करो। मैम आप ग्रुप में शेयर ना, समझने की कोशिश करिएगा तब ना। क्वेश्चन के हेल्प से थ्योरी को रिलेट कर सकते हो, लेकिन थ्योरी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम लोग जिस पैटर्न ऑफ स्टडी को फॉलो कर रहे हैं उसमें बेसिकली थ्योरी को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है एज कंपेयर टू जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम झेलने वाले हैं उससे ज्यादा।
व्हाट्सएप बहुत सारे ऐसे टर्म है ना जो, और आपको पता है सबसे इनिशियल जो बिहार में सबसे इनिशियल यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाई होती है स्टैटिस्टिक्स की वो है पटना यूनिवर्सिटी, जो 1942 से, दिस इज द सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है पटना यूनिवर्सिटी में। और वहीं से और भागलपुर यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये दो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई होता है, बाकी कहीं नहीं होता। तो उन्हीं दो करना चाहते और वोकेशनल कोर्सेज, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, BCA, BBA, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सब कुछ ले लो जो आया है, प्रोफेशनल जो भी जितने भी कोर्सेज हैं, सब में स्टैटिस्टिक्स का जरूरत बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो इनिशियल सिलेबस है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके, कुछ चेंज करके वो ऐड किया जाता है। बाकी सारे कॉलेजेस में, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज है, सब में वही चीज है। ग्रुप बी है ना, व्हाट इज मीडियन, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन। मैंने बताया था ना, मेरिट्स डिमेरिट्स डिस्कस किया था। बताओ, ये क्वेश्चन तो किया हुआ है ना, बताओ ये हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा मैम। पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। आपके पास देखिएगा नोट्स में भी मैंने ना मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखा हुआ भेजा है, ठीक है। मैम 20 नंबर का पूछेगा तो मतलब कि कितना पन्ना लिखना होगा मैम? कितना पूछेगा तो मतलब 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना मैम? एक क्वेश्चन 20 नंबर का नहीं होगा, ज्यादा उतना का नहीं होगा। एक मिनट, है मैम 20 नंबर का, 20 टोटल नंबर 20 मार्क्स, 3 क्वेश्चन, 3 आवर्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स। अच्छा, आंसर एनी 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 फ्रॉम ग्रुप बी, तो 10-10 नंबर का होगा ना। अच्छा 20 नंबर तो 40 हो जाएगा फिर। 20 नंबर का मैम। हाँ तो 40 नंबर फिर तो ठीक है, तब तो अच्छी बात है। तब तो आप 2 ही 95 नंबर का। एक चीज, तब इतना आप श्योर हो जाइए, आपको ना अगर ढंग से, थोड़ा भी ढंग से पढ़ लेते हो तो ये 40 मार्क्स तो श्योर है। मैम तो इसमें तो सिलेक्शन खुद से भी कर सकते हैं कि अगर हमको थ्योरी नहीं बनाना तो हम वो न्यूमेरिकल्स वाला सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी नहीं बनाना, न्यूमेरिकल वाला बना सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया है तब ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ पार्ट दे देगा थ्योरी के लिए और कुछ पार्ट दे देगा। यस मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक में ही होता है। हाँ, तो इन दैट केस आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा ना। 9 नंबर देखे ना, थ्योरी के जैसे साथ 9 नंबर ही देख लो, व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन डिस्क्राइब करना है, फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, है ना। यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन जो देते हैं अपना, क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइन करेंगे, कुछ मेरिट डिस्कस कर लो, इन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो भी टर्म्स है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वार्टाइल डेविएशन पे, क्वार्टाइल डेविएशन को इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, फॉर्मूला क्वार्टाइल्स निकालना, Q1 Q2 निकाल लो, Q1 एंड Q3 अलग अलग निकाल के मैथमेटिकली शो कर दो। मैम व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन में सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे या सब लिखेंगे मैम? नहीं, डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला लिखिए। डेफिनेशन यहाँ पे जो भी टर्म है दैट इज ऑल मैथमेटिकल टर्म, है ना। सो मैथमेटिकल टर्म में आप डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन का मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। वहां पे एक एक टर्म, जैसे मीडियन डिफाइन करते हो तो क्या लिखते हो, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वो फैक्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैम 20 नंबर का लिखना है तो थोड़ा सा बड़ा तो करना पड़ेगा। हाँ, और 20 नंबर का लिखना है, ये भी चीज है। और आप ये भी सोचो ना, अब लेवल जो हो गया ना, ग्रेजुएशन का लेवल आ गया है, 10th 12th का नहीं है, तो अब आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। सपोज काउ पे ही अगर ऐसे लिखना है तो 5th क्लास का बच्चा लिखेगा वो, 10th का बच्चा लिख रहा है वो, 12th का बच्चा लिखा है वो, आप लिखोगे वो, क्या होगा, एक्सपेक्टेशन किससे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा डिस्क्रिप्शन, ज्यादा डीप नॉलेज आपसे डिमांड किया जाएगा ना। ये चीज करने के लिए भी रहता है, क्योंकि लेवल क्वेश्चन बहुत कुछ होता है ना, बहुत सिंपल भी रहता है, लेकिन तरीका होना चाहिए कि आप उस चीज को लिखो। देखो ये क्वार्टाइल डेविएशन भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आप आंसर करके प्रैक्टिस करके मुझे बताना कि किस तरह का क्वेश्चन, इसका आंसर आप कितना लिख रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके पास आराम से ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये तो क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइन करोगे तो मैथमेटिकली डिफाइन कर देना, Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला,
ठीक है, जो टर्म डिफाइन करना, फिर क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल में सॉल्व कर लेना। कोई टर्म मिस करने वाला, स्किप करने वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये अच्छे से बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें नंबर नहीं कटेगा। अगर ये अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हो, ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो आपको इसमें नंबर कटने का जो स्कोप है खत्म, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस वाले में थोड़ा कट सकता है, क्योंकि आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे पाएंगे मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि थ्योरी वाला ये पूरा का पूरा आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो सकता है व्हाट इज मीडियन डिफाइन करना, पूरा टर्म डिस्कस करना, मेरिट डिमेरिट विथ एग्जांपल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा डिटेल में आप ना कर पाए, लेकिन इस केस में डिस्क्रिप्शन भी देना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो ऐसा क्वेश्चन का सिलेक्शन करने की कोशिश करना हमेशा। इसमें आपका 20 मार्क्स है, अगर कटता भी है तब भी 2 नंबर कटेगा, अगर बहुत ज्यादा काटने का मन है अगर एग्जामिनर का तब, नहीं तो नहीं कटने वाला मार्क्स है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोप है मार्क्स लाने का। फाइंड हाइपोथेसिस, डिस्कस इज इम्पोर्टेंस इन रिसर्च, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी से है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। ये 3 टॉपिक अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। कोरिलेशन से इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसका शुरुआत वाला क्वेश्चन है, मतलब मीडियन और डेविएशन, मतलब एक सेंट्रल टेंडेंसी का है और एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन से क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन है ना। हाँ तो समझ, हाँ ये एक मेजर ऑफ टेंडेंसी का है फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ डेविएशन का है डिस्पर्शन का दूसरा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है आपका वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाकी का टॉपिक जो है उससे दिया। एक प्रोबेबिलिटी से दिया है, एक ये दिया है, और एक ये हाइपोथेसिस दे दिया है, मतलब थर्ड हाइपोथेसिस पूछा है। कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन और क्वेश्चंस होगा प्रीवियस ईयर का तो उसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं, हर बार सेम कॉपी तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो जो पढ़े उससे तो क्वेश्चन बन जाने वाला है सब, बताओ। यस मैम। यस मैम। तो थ्योरी और क्या बोला जाता है न्यूमेरिकल, दोनों पे ध्यान दीजिए। यस मैम। हम लोग रिग्रेशन देख लेते हैं आज, कोरिलेशन रिग्रेशन, एंड देन हम लोगों को ये हाइपोथेसिस पे आना है। हाइपोथेसिस क्वेश्चन लिख रहा है, हाइपोथेसिस सिलेबस में लिखता है सिग्निफिकेंस, अजीब इंसान है जो भी है। चलो रिग्रेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सो रिग्रेशन जो होता है, ये वर्ड डिफाइन करता है, रिग्रेस वर्ड मीन्स होता है, रिग्रेशन मीन्स होता है स्टेपिंग बैक। जैसे देखिए क्या होता है, रिग्रेशन वर्ड जो है वो डिफाइन किया जाता है, एक मिनट रुक जाओ, देखो रिग्रेशन का मतलब होता है स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। एवरेज वर्ड तो पता है, मीन और एवरेज जो भी आप निकालते हैं, मीन निकालते हैं वो भी एवरेज है, मीडियन निकालते हैं वो भी एवरेज है, मोड निकालते हैं वो भी एवरेज है। तो जो भी एवरेज वर्ड इस्तेमाल होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल टेंडेंसी के क्या बोल रहा है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। देखो इसमें होता क्या है, इसका जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसे हुआ है, जैसे फादर और सन का हाइट जो है उसका स्टडी किया गया था सबसे पहले इस टर्म को, रिग्रेशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए इनिशियली हम लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास डेटा है, जैसे एक्स वाई का डेटा गिवन होता है, एक्स मान लो फादर का हाइट है, वाई मान लो सन का हाइट है, तो ये रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहा था कि फादर और सन के हाइट में रिलेशन है या नहीं, और अगर रिलेशन है तो किस तरह का रिलेशन है। जब कोरिलेशन हम पढ़ते हैं, कोरिलेशन वर्ड, तो उसमें आता है रिलेशन डिफाइन करना बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच वेरिएबल जो है उसके बीच रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ये है कितना रिलेशन है, द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। मतलब पॉजिटिव रिलेशन है तो +1 तक जा रहा है मैक्सिमम, मतलब दोनों का कॉपी एग्जैक्टली आ रहा है। ये 65 सेंटीमीटर, 165 अगर इनका हाइट है तो यही 165 सन का भी हाइट है। अगर फादर का हाइट 170 है तो सन का भी हाइट उतना ही है, ऐसा कुछ।
और अगर दूसरे केस में बोला जाता है आपका यही चीज जो है अपोजिट ले लो, इसका हाइट बहुत ज्यादा है, इनका हाइट बहुत कम है, एक का हाइट बहुत ज्यादा है, एक का हाइट बहुत कम है, अगर ऐसा केस आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा और दोनों में कुछ उस तरह का रिलेशन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे रिग्रेशन में क्या बोल रहा है, इसका जो स्टडी का एक्चुअल स्टडी का जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो सन का हाइट बहुत कम होगा, स्टेपिंग बैक, उल्टा ले जाता है। मतलब अगर फादर का हाइट ज्यादा है तो सन का हाइट कम हो रहा है, सन का हाइट ज्यादा है तो फादर का हाइट कम है, ऐसा रिलेशन निकला था। जो स्टडी किया गया था इनिशियल स्टेज पे वो बहुत किया गया था, तो इस स्टेज में ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रिग्रेशन मीन्स जो भी बोल रहा है, जो कुछ भी एक्चुअल स्टडी है उससे बैक स्टेज पे जा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो भी था उसका उल्टा हो रहा है। रिग्रेशन मीन्स स्टेपिंग बैक बोल रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टे स्टेप पीछे जा रहे हो आप। इस तरह से रिग्रेशन वर्ड को डिफाइन किया गया था। अब देखो रिग्रेशन जो और कोरिलेशन है वो दोनों हमेशा साथ में आता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू a x प्लस p, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था कोरिलेशन में। अब यहाँ पे आपके पास x क्या था, कोई एक वेरिएबल, जैसे मान लो इनकम, ठीक है। अब एग्जांपल हम लोग वापस से वही ले लेते हैं, उसी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर से ये फादर और सन वाले रिलेशन पे आते हैं। ये हमारा इनकम है, दूसरा y जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो आप निकाल रहे थे एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, इस इनकम के बेसिस पे, ये इनकम का वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हो, इस इनकम के बेसिस पे आप एक्सपेंडिचर का पता लगा रहे हो। आपने इनकम रखा अपना यहाँ कोई वैल्यू, उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं। दूसरे केस में क्या हो सकता है, अगर ऐसा हम करें, वेरिएबल हमारे पास वही है, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ऐसा कर लें। ए वाई प्लस बी करने का मतलब ये है, ये जो है ये हमारा एक्सपेंडिचर है और ये हमारा इनकम है। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों में कोरिलेशन और रिग्रेशन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। पहले केस में क्या बोल रहा है, इनकम के बेसिस पे तुम एक्सपेंडिचर निकाल रहे हो, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे तुम इनकम निकाल रहे हो। अब बताओ क्या ऐसा दोनों केस को स्टडी करना पॉसिबल है, दोनों केस को स्टडी किया जा सकता है या नहीं, पहले मुझे ये सोचकर बताओ। किया जा सकता है मैम, लेकिन एक को करने से ही दूसरा निकल जाएगा। एक को करने से दूसरा निकल जाएगा, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपके पास इनवर्स रिलेशन है, हाँ मान लो इनकम ज्यादा है, सपोज इनकम आपके पास बहुत ज्यादा है। अब जितना है, क्या आप उसको सारा का सारा खर्च करने के चक्कर में रहेंगे या नहीं, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर तो होगा। सपोज आपके पास 1000 करोड़ का इनकम है, क्या कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर तो होगा, चाहे आप जैसे करो, जिस भी तरीके से करो, लेकिन एक्सपेंडिचर तो करोगे। या फिर कुछ ऐसा कर लो, जैसे मान लीजिए बहुत स्कार्सिटी है हमारे पास, कुछ ऐसा केस है कि मतलब मान लो पैसे हैं ही नहीं और कुछ इमरजेंसी है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, एजुकेशन का इमरजेंसी हो सकता है, कुछ भी ऐसा एडमिशन लेना है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट कराना है, 10 लाख 20 लाख हमारे पास आ रहा है, कुछ इस तरह का केस है, तो वो चीज है। अब बताओ एक्सपेंडिचर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, आपके पास क्या करोगे, लोन अमाउंट बढ़ाओ या फिर कुछ भी करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो आप क्या करने वाले, या तो कहीं से लोन लेंगे या फिर कुछ भी करके आपका क्या करने वाले, इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर, तो आप उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए क्या इनकम बढ़ाने वाले हो या नहीं, या फिर इस एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करने वाले हो कहीं ना कहीं लोन से ही करो, लेकिन क्या करना तो पड़ेगा ना ये। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरिलेशन जो होता है वो सिर्फ एक वेरिएबल को डिपेंडेंट, एक को इंडिपेंडेंट बना के बस रिलेशन बता देता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, कुछ भी ऐसा होगा। लेकिन रिग्रेशन में हम दो इक्वेशन पढ़ते हैं, एक हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं जहां y on x
मतलब y जो है वो डिपेंडेंट किसके है, x पे, क्योंकि आप x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यस मैम। या फिर इनकम के डिक्रीमेंट पे आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे ना पढ़ के ऐसे कर दे, चेंज कर दें, तो एक्सपेंडिचर के बढ़ने पे हमारा इनकम बढ़ रहा है, बढ़ाना पड़ेगा या फिर कुछ भी जो भी करना है, तो ये रिलेशन भी हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। एक रिग्रेशन इक्वेशन होता है ऑन y ऑन x। सो y ऑन x मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x। दूसरा क्या बोल रहा है, x ऑन y। x जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस y पे। तो x डिपेंडेंट ऑन y, y डिपेंडेंट ऑन x। सो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलता है रिग्रेशन का, जिसपे हमें वैल्यू सॉल्व करना होता है। अब देखो ये हम करते कैसे हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन है जो कांस्टेंट था हमारे पास ax प्लस b, तो b इज इक्वल टू 3 है एंड a इज इक्वल टू 2 है। अब यहाँ से हमारे पास ये कैसे स्टडी करेंगे, द वेरिएबल इज x एंड y। अब आप x का वैल्यू रखो, कुछ 1 रखो, या फिर 0 ही रख लो, पहला टर्म 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जब 0 हुआ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो x का वैल्यू 0 रखो, सो 0 इंटू 2 0 प्लस 3 हो जाएगा, 3 होगा मैम, ये 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखिए, क्या आ जाएगा, 2 इंटू प्लस 3 5 1 देन 5, 2 रखो, 4 प्लस 7, ठीक है, 3 रखेंगे 9 10, अच्छा 9, 3 to 6 3 9, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। ये क्या हो गया, डिपेंड किसके पे कर रहा है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये चीज हमेशा देखना, y इक्वल टू में है, जो इक्वल टू के बाद आ रहा है ना वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये वैल्यूज है। अगर इसी चीज को मान लो तुम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहो, दिस इज x, दिस इज y, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है देखो तो जरा, 0 1 2 3 4, इस तरह से लाइनिंग पे आप लिखेंगे। सपोज दिस टर्म इज 0, 0 यही होता है ना, ये 1 है, ये 2 होगा, 3 4 5, मान लीजिए ये वैल्यूज है। इसी तरह y पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू क्या था, 3, तो यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, यहाँ होगा, देखो ये पॉइंट, यस मैम, ये पॉइंट होगा। इस तरह से दूसरा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। इसी तरह देखो दूसरा, x का वैल्यू 2, 7 का वैल्यू y का 7 यहाँ, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9 यहाँ, ठीक है। अब इस लाइन को जो मिला रहा है इस तरह से, ठीक है, डॉट्स इधर उधर हो गया है थोड़ा, ठीक है, ये जो वैल्यूज है इस लाइन को, इस ये जो लाइन बना है इस इक्वेशन के बेसिस पे, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे रिग्रेशन का इक्वेशन, और ये जो लाइन बन रहा है दिस इज लाइन। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलिए तो। नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, हो सकता है माइनस भी रखोगे तो जाएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। x का वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखें तब भी आ सकता है कुछ, ये इधर आ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। नो मैम, मतलब ऐसा है पूछा है कि x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है या नहीं। हाँ, हो सकता है, जैसे मान लो कभी कभी इनकम नहीं हुआ तो हो सकता है ना नेगेटिव इनकम, माइनस लोन है सारा तो नेगेटिव इनकम हुआ ना, वैसे केस में हम मान सकते हैं। तो ये जो लाइन है दिस लाइन, इस लाइन को आप बोलेंगे रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसी तरह एक इक्वेशन दूसरा भी बन सकता है जिसका मान लो x ऑन y, तो एक ऐसा एक लाइन बन जाए।
तो इस तरह का जो लाइन होगा जब भी बनेगा रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन जब भी बनेगा तो हमेशा दो बनेगा, एक होगा x ऑन y और दूसरा होगा y ऑन x। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होंगे, रिग्रेशन लाइन होगा। अब एक चीज जो है वो यहाँ पे देखना है, और ये हम थ्योरेटिकली भी समझेंगे, बट इस बात को पहले से जान लो। कभी भी इक्वेशन जो आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y ऑन x, ये कभी भी एक पॉइंट है जहां पे मैच करता है, दैट इज x बार y बार। एक मिनट रुको तो, यहाँ प्लेस चेंज, इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। अब देखो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को जब y ऑन x पढ़ेंगे या x ऑन y पढ़ेंगे तो एक पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, ये कभी भी। ठीक है, x बार और y बार, क्योंकि ये वो सेट होता है जो x को और y का समेशन करके आप मीन निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। कॉमन होगा इस पूरे लाइन में, बताओ कहाँ होगा? ये होगा क्या? बताइए, हो सकता है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन, यस मैम। ये वो पॉइंट है जो कि कॉमन है, मतलब आपके ये। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है? अब बताओ नया टर्म बताओ। बस आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम, बाकी सब क्लियर है। बताओ क्या क्लियर नहीं है? आवाज आवाज ही क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? कुछ कटता है मैम थोड़ा थोड़ा, आपका अभी आए हैं तो। आवाज कट रही है मेरी। अभी आ रही है? यस मैम। चलो ठीक। एक टर्म हम लोग पढ़े थे, एक टर्म पढ़े थे, याद है? स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा कुछ डॉट होता था और इस डॉट से हम लोग एक लाइन पास करते थे, जो कोरिलेशन में शायद आया था। यस मैम। तो यस मैम। लाइन जा रहा था। इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन में ऐसा भी टर्म था जो इस तरह के डॉट्स को मिलाता था, और जब इस तरह के डॉट्स को मिलाता था तो कोरिलेशन का ग्राफ ऐसा कुछ बनता था, ऐसा होता था, तो ये आता था, या फिर आपके पास ऐसा टर्म आता था, इस तरह का कॉम्बिनेशन आता था। तो कोरिलेशन हम बोलते थे कि जीरो कोरिलेशन है। अब देखो, रिग्रेशन में एक टर्म आता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। फिर से बोलिए मैम, नहीं सुने। लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये जो डॉट है, इतना सारा डॉट को मिलाने के लिए हम लोग ये सेट लाइन, ये लाइन क्यों डाल रहे हैं? हम लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं जो मैच करा। हमने ये लाइन ही क्यों लिया, बताओ तो जरा? क्योंकि वो बेस्ट फिट होता है सबके, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट है, मैक्सिमम डॉट है, उसको टच कर रहा होता है। जैसे मान लो इस केस में हम लोग क्या एक डाले थे, एग्जांपल लिए थे, मान लीजिए क्लास में सबका ओपिनियन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा ओपिनियन लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो और ऑलमोस्ट सबका ओपिनियन कंसिडर कर लिया जाए। यही होता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहने का मतलब ये है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कि मैक्सिमम डॉट्स को टच कर रहा है, और मैक्सिमम डॉट्स मतलब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ये डॉट जो होता है वो ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, जो आपने एक्स और वाई लिया है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ये एक्स और वाई का वो ऑब्जर्वेशन है, वो सेट है। जैसे इस डॉट को देखो, क्या कर रहे हो आप, इधर से एक्स का वैल्यू, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये एक्स वाई एक्सिस पे जो सारा डॉट्स आ रहा है, दीज डॉट्स आर ऑब्जर्वेशन।
अब इन सारे ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम को जो टच कर रहा है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाएगा। जो कम को टच कर रहा है, मान लो ये, हम ये ओपिनियन क्यों कंसिडर करें, क्योंकि ये 2-4 ऑब्जर्वेशन को ही टच कर रहा है, और यहाँ से डिफरेंस जो देखेंगे तो यहाँ से इस ओपिनियन का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका जो ओपिनियन होगा इससे डिफरेंस है या नहीं। आपके अपोजिट अगर कोई खड़ा हो जाए तो डिफरेंस, अगर आपके सपोर्ट में भी कोई नहीं है, कुछ डिफरेंस है, तो सब कोई आपके साथ सपोर्ट में रहेगा ये तो चांस ही नहीं है, बहुत रेयरली पॉसिबल है। तो डिफरेंस तो होगा, बट वो डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए, और वो जितना कम होगा बाकी सारा काम उतना ही स्मूथली होता चला जाएगा। तो यही चीज बताता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होता है जो डिफरेंस को कम कर दे, जितना भी ज्यादा डिफरेंसेस है उसको कम कर दे, और जहां से डिफरेंसेस कम होंगे वही चीज लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज और, इस चीज को समझ सकते हैं आप, जब हम कंसिडर करें, मान लीजिए ये उस तरह का बात है, अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 80% मार्क्स लाना है, ये एक्सपेक्टेशन है आपका, हमें 80% मार्क्स चाहिए, या एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो आपको ऑब्टेन करना है, 80% मार्क्स आपको चाहिए इन दिस और दैट वे, जो भी है हमको 80% चाहिए। अब एग्जाम में अपीयर हुए हो, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला है, आप ये बताएं कि आपके पास रिजल्ट आ भी गया, सपोज, क्या चांसेस है कि एग्जैक्टली 80% मार्क्स आपको आया हो, जितना आपने सोचा था एग्जैक्टली उतना ही आया हो, कम 1% भी कम ज्यादा नहीं, कितने चांसेस हैं? मैम ऐसा बनता ही नहीं है, होता है 1% बनता है मैम, बहुत 1% कम, चांस है। बहुत कम, बहुत कम। रेयरली पॉसिबल है कि आपने एग्जैक्टली 80% आ जाए, 81% आ जाए, हो सकता है 79% आ जाए, हो सकता है 82% भी आ जाए, हाँ, बट एग्जैक्टली 80% आने का जो चांस है दैट इज रेयरली पॉसिबल। मतलब ये श्योर होता है जो आपने एक्सपेक्ट किया है और जो आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करना मतलब वही जो एग्जैक्टली आंसर आया है वो, उन दोनों में डिफरेंस, ये हमेशा डिफरेंस होगा ही मैक्सिमम केसेस में, रेयरली पॉसिबल है कि डिफरेंस ना हो। जैसे मान लो, इसको इस एग्जांपल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 100 रुपीज आज मेरा खर्च होने वाला है रोज का, सपोज आज का एक्सपेंस मेरा 100 रुपीज है, अब 100 का 100 खर्च हुआ है, इसके चांसेस कितने हैं? 100% मैम। 100% चांस है, ज्यादा खर्च नहीं होगा, कम नहीं होगा, एग्जैक्टली 100 होगा। तो बताओ, हो सकता है एग्जैक्टली भी हो जाए, अगर एग्जैक्टली 100 खर्च होता है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? आपने जो सोचा था एग्जैक्टली वही हुआ, आपने किया था एग्जैक्टली वही हो रहा है, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो एस्टिमेशन है, आपने जो एस्टिमेट किया था 100 रुपए खर्च होने वाले, वो एस्टिमेशन 100% एक्यूरेट होगा, और 100% एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। कभी भी आप सोचोगे कि हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही हो, इसका चांस ना बहुत कम होता है। ये नहीं बोल रहे वो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो होगा, लेकिन 90% केसेस में, 99% केसेस में आप 99% श्योर हो सकते हैं कि आपने जो कहा है, आपने जो सोचा है वो हो जाएगा, बट 100% श्योरिटी के साथ आप ये नहीं बोल सकते। बोला जा सकता है या नहीं, आप सोच के बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, वो सिचुएशन के बेसिस पे है, क्योंकि जो भी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं थ्योरेटिकल कंसिडरेशन की बात नहीं होती, जो भी होता है सब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या पॉसिबल है? ये 100 मीन्स एग्जैक्टली 100, और अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे, वो एक प्रिडिक्शन था जो 100% श्योर है कि वही होगा, दैट इज सर्टेनली हैपन, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब उस पर डाउट करने का या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होने का या कुछ भी, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बताओ, बताइए, सोचकर बताइए मुझे।
बोलो जल्दी से, ऐसा क्या सोचने लग गए सब? कभी भी 99% तक तो श्योर हो सकते हैं, 100% श्योर हो सकते हैं या नहीं, बस ये जानना है मुझे। नहीं मैम 100% कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। 100% हम श्योर नहीं हो पाएंगे, कितना भी अगर हम श्योर हो जाए तब भी 100। जैसे मान लो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर को ऐसा नहीं पता, मान लो जिस चीज का भी, कोरोना का मत केस ले लो, मान लो कोई ऐसा केस ले रहा है जिसको ट्रीटमेंट अच्छे से पता है डॉक्टर को, और दवा दे रहा है और जो भी इलाज कर रहा है वो बहुत इफेक्टिव होगा, सबको पता है वो मेथड, वो चीज 100 लोगों पे, 1000 लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, देखा जा चुका है, और उसका रिजल्ट पता है कि वो 100% सक्सेसफुल रिजल्ट है। अगर ऐसा भी है, क्या भी आपको अगर वो वही मेडिसिन अप्लाई किया जाए तब भी क्या आप 100% श्योर होंगे कि वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह बाकी लोगों, बाकी पेशेंट पे किया है? श्योर नहीं हो सकते। 99% तक श्योर हो सकते हैं, लेकिन तब भी आपके पास 1% चांस होता है जहां पे हम श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली उसी तरह आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, एग्जैक्टली उसी तरह उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है वो रिजल्ट उसी तरह का आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ये श्योर है कि 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होने वाली। अब देखो 100% एक्यूरेसी नहीं पॉसिबल है, मान लीजिए आपने 100%, चलो मार्क्स वाला ही ले लेते हैं, अगर हमारे पास मार्क्स 80% सोचा था तो एग्जैक्टली 80% आया है, इसके चांसेस जो भी हो, मान लो आपके पास 85% आ जाता है, आप ज्यादा ही मार्क्स ले आते हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, 5% पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है। 5% ज्यादा ले आए आप, 5% पॉजिटिव डेविएशन मिल रहा है। अगर 80 सोच रहे थे, सपोज आपके पास 75% मार्क्स आया है, जो एक्चुअल आया है, ये आपने सोचा था, दैट मीन्स एस्टिमेटेड है, जो आपने एस्टिमेट करके रखा था कि इतना आ जाएगा हमको, और ये जो वो है जो ऑब्जर्व कर रहे हो आप। अब 75% मार्क्स आया है, एग्जैक्टली जब आपका मार्क्स आया है तब। अब बताओ जो डेविएशन है वो क्या -5% है? आता है, ये जो डिफरेंस आता है, आपने जो सोचा था और आपने जो जिसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया, मान लीजिए 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, और ये डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो भी आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, इस टर्म को जनरली हम एरर बोलते हैं। एरर, वो एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये मैटर नहीं करता। आपने जो सोचा था एग्जैक्टली वो नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ एरर हुआ है। अब वो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। भी पढ़ने रहे हो ना, इसका जरूरत रिग्रेशन में भी है कहीं ना कहीं, और इसके बाद वाला जो टर्म पढ़ने वाले हैं आप, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस टेस्ट, उसमें भी जरूरत पड़ने वाला है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रियल वर्ल्ड में जहां आप एस्टिमेट, आप सोच के रखे हो एग्जाम में ऐसा होगा, रिजल्ट ऐसा आएगा, सब कुछ आप सोच के सब कुछ प्लान करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ वैसा ही हो, ये चांसेस रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम है, बहुत रेयरली पॉसिबल है। और जो टर्म आता है, जो डिफरेंस आता है, उस टर्म को हम एरर बोलते हैं, और यही एरर हमें हेल्प करता है ये बताने में कि आप कितना एक्यूरेट डिसीजन लेने वाले हैं। मान लिया आपने 10 बार, पिछले 10 बार का एस्टिमेशन किया था, इतना परसेंट सोचे थे, 80%, 60%, 90%, 100%, जो भी सोचा था उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको दिखा होगा आपके पास्ट रिजल्ट में। उसके बेसिस पे आप अभी का रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे? आपने जो रिजल्ट पास्ट में जो किया उसके बेसिस पे क्या एरर पॉसिबल है ये देखना, और उसके बेसिस पे फिर से और अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन को डिटरमाइन करना, ये चीज एरर बताता है। अब देखो ये जो एरर होगा वो हमें कहीं ना कहीं रिग्रेशन इक्वेशन में y = a + bx, ax + b जो टर्म है, इसको स्टडी करने में हेल्प करने वाला है ये एरर। और ये एरर हमें कैसे हेल्प करेगा, क्या चांस है, क्या रोल है, क्या टर्म्स है, इसको हमें पूरा रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ना है। इसी इक्वेशन को एनालाइज करना है, इसी इक्वेशन का स्टडी करना है, और इसी इक्वेशन को हम लोगों को पूरा डिटेल में स्टडी करना है। यही पूरा रिग्रेशन का टास्क है। कोरिलेशन में हम लोग कोरिलेशन से बस डिफाइन करके इस टर्म्स को से लाते थे, सिर्फ एक ये फंक्शन था
इस फंक्शन के बेसिस पे हम लोग बहुत कुछ कर नहीं रहे थे, बस ये फंक्शन है जहाँ कॉज वर्ड बोला जाता था, एक्स को कॉज बोलते थे, और ये जो वाई है वो इसका इफेक्ट होता था, कॉज एंड इफेक्ट मॉडल था, और आपको बस इस कॉज की वजह से ये जो इफेक्ट आ रहा है वो देखना होता था। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक्स और वाई, वाई और एक्स कैसे आपस में रिलेटेड है, एक्स पे वाई कितना डिपेंडेंट है, वाई पे एक्स कितना डिपेंडेंट है, ये चीज बता रहा है, ठीक है। और इसी चीज को हमें स्टडी करना है, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लोग को ये हम जो हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम डाटा एनालिसिस हो गया। डाटा पहले बोल रहा कोई, मैम पहले बोलने दीजिए। मैम नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, वो सुन रहे हैं, यही हम भी एंड अप करने की ही बात कर रहे हैं। बोलो प्रेम, आप क्या बोल रहे हैं? डाटा एनालिसिस में इसी का ना रिग्रेशन का भी प्रयोग किया जाता है। डेटा एनालिसिस में रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मैनोकोवा, बहुत सारा टर्म है, बहुत कुछ है जो बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा वास्ट है। ये सब तो एमबीए इन फाइनेंस में भी सब पढ़ना बेसिक, पड़ेगा। ये सब एबीसीडी है, ये सब एबीसीडी है उसका, समझ लो। और वो जो टर्म है वो बहुत वास्ट है, वो कंप्लीटली स्टैटिस्टिकल है पूरा का पूरा। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट वाले बस उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जितना भी फील्ड है सब बोले ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब उसको यूज किया जाता है, सब लोग बेसिकली उसको यूज करते हैं, बट उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने के बाद यूज करते हैं। वो एक्चुअल में वो डेटा साइंस वो नहीं रहता जो उसका एक्चुअल थ्योरी है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वहीं से लिया जाता है और उसको अपने हिसाब से, अपने मार्केटिंग के हिसाब से मॉडिफाई करके थोड़ा नया बना के उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली उसमें मैनोकोवा पढ़ा जाता है, मैनोवा, और वो बहुत हायर लेवल स्टैटिस्टिक्स है। ये सब इनिशियल लेवल है, इसी रिग्रेशन का वो हायर लेवल है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, देखिएगा, कोशिश करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।